दलित लीडरशिप और आम दलित के बीच यह संघर्ष का दौर है। ये बताइए कि जो दलित लीडरशिप है, जिसमें मैं इंटेलेक्चुअल्स, लेखक और पॉलिटिशियन सबको जोड़ता हूँ, अगर किसी को नेहरू और इंदिरा गांधी के समाजवाद और आरएसएस के हिंदू राज में फर्क नज़र नहीं आता है, तो फिर इसको आप क्या कहेंगे? नेहरू इंदिरा गांधी का समाजवाद जो भी समाजवाद था, लेकिन प्रो दलित, प्रो पुअर, प्रो ग्रामीण, उन लोगों के दिमाग में, ये जहन में था, ये बात थी। कितना कर पाए कितना नहीं वो अलग बात है। जब हम लोगों ने वो 7 पॉइंट्स का बनाया था, दलित इमेंसिपेशन फ्रंट, तो उस पर गालियाँ भी पड़ी थी। ये बता दीजिए, कोई एक किताब आपने पढ़ी है जिसका विषय है फीस माफी के मायने, दलित मुक्ति, फीस माफी के मायने? हम ही आप कर देते हैं। दलित मिडिल क्लास वैचारिक रूप से इस तरह का पाखंडी हो गया है कि अब इसके बारे में कोई भी बात करना समय का वेस्ट है। बहुत दिनों बाद चंद्रभान जी फिर अम्बेडकरनामा पर हैं, और अब जानते हैं कि जब अम्बेडकरनामा पर होते हैं तो गर्मा गर्म बहस हमारी होती है। मैं अभी एक किताब मैंने दिखाई थी आपको पिछली बार कि अम्बेडकर और शिक्षा के सवाल, इस पर काम कर रहा हूँ। लेकिन उसके पहले एक किताब जा चुकी है, अम्बेडकर और संसदीय लोकतंत्र, प्रूफ रीडिंग फाइनल स्टेज में। 25 नवंबर को उसको रिलीज करेंगे, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 25 नवंबर को बाबा साहब का आखिरी भाषण हुआ था संविधान सभा में, इसीलिए उस अवसर पे इसको रिलीज करना, हिंदी में आएगी वो किताब, ज़रूरी है। इस किताब का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि जब मैं किताब पे काम कर रहा था, तो जब साउथ बोरो कमेटी के सामने बाबा साहब आए थे, तो जो उन्होंने लिखित बयान दिया था और जो वर्बल बयान दिया था, जो सप्लीमेंट्री बयान दिया था, दिलचस्प है कि उस समय बॉम्बे प्रोविंस में एक दलित ग्रेजुएट था। 1942 में जब वो आए, शेड्यूल कास्ट का की शिकायतें, ग्रीवांसेस ऑफ द शेड्यूल कास्ट उन्होंने दिया। उस समय 400-500 ग्रेजुएट हो चुके थे, और बाबा साहब उस पर गर्व महसूस कर रहे थे कि हमारे इतने सारे ग्रेजुएट्स हैं। अब सोचिए अभी कितने सारे ग्रेजुएट होंगे भारत में, कितने सारे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, तमाम लोग होंगे। लेकिन आज क्या स्थिति है? क्या वो जज्बा है? शायद मुझे लगता है इस पर शोध, चिंतन, मनन, विमर्श की ज़रूरत है। क्या दलित समाज और दलित लीडरशिप आमने सामने खड़ा है? मैं जब लीडरशिप की बात करता हूं तो सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप की बात नहीं करता। लीडरशिप का मतलब है कि जिन ग्रेजुएट्स की बात बाबा साहब कर रहे थे 1919 में, 1942 में, और उसके बाद भी, उन ग्रेजुएट्स की बात कर रहा हूं कि इंटेलेक्चुअल लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, सोशल लीडरशिप, कल्चरल लीडरशिप, तमाम तरह के लीडरशिप, क्या समाज और लीडरशिप आमने सामने खड़ा है? चंद्रभान जी इस पे चर्चा कर रहे हैं। इनका यूट्यूब चैनल है दलित नोट पावर, उस पर इन्होंने वीडियो बनाए हैं। आज मैं समझना चाहता हूं कि आखिर ये आप कैसे इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। चंद्रभान जी, स्वागत है आपका। जय भीम, जय भारत। थैंक यू डॉक्टर रतनलाल साहब। मुझे लगता है ठीक ठाक इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने। हाँ, ठीक ठाक दे दिया आपने, बस चीज़ें ठीक ठाक नहीं है। अच्छा, क्या है बताइए। आपको याद है कि जब पहली बार मैं अम्बेडकरनामा पर आया था जी, तो आप मुझसे इस बात से नाराज़ थे कि मैं इधर 15-20 साल से लॉकडाउन के समय, ऑनलाइन, चुप क्यों बैठ गए आप? हाँ, तो मैंने ये कहा कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका हूं कि दलित समाज, दलित मिडिल क्लास वैचारिक रूप से इस तरह का पाखंडी हो गया है कि अब इसके बारे में कोई भी बात करना समय का वेस्ट है। फिर मैंने कहा कि आप चूँकि अब एक नई उम्मीद, एक नया मिशन शुरू कर रहे हैं, तो मैं आपके साथ हूँ। तो देखिए, आप
जैसा कि आपने कहा है कि दलित लीडरशिप का मतलब केवल पॉलिटिशियन नहीं है, दलित इंटेलेक्चुअल्स हैं, एमपीज एमएलएज हैं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, और जो बाकी मिशन वाले जो कैडर कैंप वगैरह लेते हैं। आप तमाम तरह के बाम से तमाम तरह के संगठन। आप अभी मैं बाबा साहब का पढ़ रहा था, वो जो ग्रीवांसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट 1942। हाँ, तो उसमें दलित एजुकेशन की बात करते हुए वो ये कहते हैं कि ये देखिए, बाकी लोगों में जब नौकरी मिलती है तो उनके समाज में एजुकेशन के प्रति एक ललक बढ़ती है कि पढ़ाई करने से आप ये अफसर बन सकते हैं। तो फ्रीशिप और स्कॉलरशिप और फ्री एजुकेशन सब बात कर रहे हैं, उसमें सब कर रहे हैं। तो एजुकेशन उनके दर्शन के केंद्र में है। मैं यह नहीं जानता कि ये पूरे दलित समाज पर लागू होता है कि नहीं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मेरे परिवार में जितने लोगों की तरक्की हुई है वो एजुकेशन से हुई है। मेरे फैमिली में भी। अच्छा, 2 लोग परिवार में एजुकेशन से तरक्की हुई है, उसे बिना एमएलए एमपी बने हुए। हाँ, और उस एजुकेशन में फ्रीशिप और स्कॉलरशिप का। आप ये बताएं, जनरली दलित इंटेलेक्चुअल्स में भी इस बात का एक शौक है कि दलित एमपी एमएलए को आपकी आलोचना कर दिया तो आपका काम पूरा हो गया। डॉक्टर साहब ये बताएं, क्या जो 14 अप्रैल को जगह जगह दलित लोग जो ज़मीन पर बिछा करके बहुत सारा साहित्य बेचते हैं, बहुत सारे लोग गर्व से कहते हैं जितना पढ़ने की लालसा दलितों में आज है उतना किसी में नहीं है, जितना लिखने का जज्बा दलितों में आजकल है उतना किसी में। ये कहने में अच्छी बातें लगती हैं। ये बता दीजिए, कोई एक किताब आपने पढ़ी है जिसका विषय है फीस माफ़ी के मायने, दलित मुक्ति फीस माफ़ी के मायने? हम ही आप कर देते हैं। हाँ, करेंगे, लेकिन अभी तक देखा आपने? नहीं। दलित मुक्ति पार्ट 2 वजीफा के मायने, दलित मुक्ति पार्ट 3 पब्लिक सेक्टर के मायने, दलित मुक्ति पार्ट 4 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मायने, दलित मुक्ति पार्ट 5 जो कोल माइंस का जो हुआ नेशनलाइजेशन हुआ और बाबा साहब की जो सलाह थी कि इंश्योरेंस को भी नेशनलाइज किया जाए, हुआ भी। हाँ, हुआ भी। तो क्या किसी दलित इंटेलेक्चुअल, वो तो जो स्टेट एंड माइनॉरिटी में जो लिख रहे हैं उसमें इंश्योरेंस का नेशनलाइजेशन के बाद तो उसी में उठा दिए थे वो। हाँ, अपने मैनिफेस्टो में भी उठा रहे हैं। हाँ। तो ये बताइए कि अगर मेरे परिवार और आपके परिवार का सच यह है कि हमारे यहाँ जिसकी भी तरक्की हुई है वो बाबा साहब के एजुकेशन से हुई है। धनबाद माइंस स्कूल का भी जिक्र कर रहे हैं उसमें। हाँ, वहाँ स्कॉलरशिप के लिए भी बात कर रहे हैं। तो ये बताइए कि किसी दलित इंटेलेक्चुअल ने इस पर कोई किताब क्यों नहीं लिखा? तो आप कहेंगे कि दलित इंटेलेक्चुअल या कोई भी कहेगा जिम्मेदार नहीं है, इसलिए नहीं लिखा कि दलित मिडिल क्लास में इसकी मार्केट नहीं है। अच्छा, लोग उसको जैसे सीरियस कोई किताब इस तरह की बात करें तो लोग पढ़ेंगे नहीं उसको, इसकी मार्केट नहीं है। अच्छा। आप ये बताइए कि जब जिस भोपाल कॉन्फ्रेंस में, हिस्टोरिक कॉन्फ्रेंस में आप भी शामिल थे, 300 लोग पूरे देश से आए थे। गेल ओमेट जिनका आज कल बर्थडे था। जी। हाँ, पहली आई थी, वो हेलीकॉप्टर से आई थी वहाँ। हाँ, तो महाराज दिग्विजय साहब ने कहा कि गेल ओमेट का आना बहुत जरूरी, मैंने कहा बहुत जरूरी, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हेलीकॉप्टर भेज के मंगवाए थे। हाँ, तो बोले कैसे? उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर भेज के मंगवाइए। हेलीकॉप्टर भोपाल से उड़ा, इंदौर में कहाँ रिफिल किया, फिर कहाँ गया, फिर उनके गांव में हेलीपैड बनाया गया। अरे वो थी वहाँ पे, मैं कह रहा हूँ कौन सा गांव को? यवतमाल के किसी गांव में थी। नहीं, वहाँ उसमें महाराष्ट्र, यवतमाल तो बगल में है, वो महाराष्ट्र में थी। महाराष्ट्र ही कह रहा हूँ, कासे गांव या कौन सा गांव है। तो ये दलित समाज में जब हम लोगों ने सप्लायर डाइवर्सिटी की डिमांड रखी कि दिग्विजय सिंह साहब, आप
कुछ परसेंटेज सरकारी खरीद जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स बिजनेसेस के लिए रिजर्व कर दीजिए। तो उन्होंने कर भी दिया था। हाँ, अमेरिका में ब्लैक लोगों की तरक्की का एक बहुत बड़ा साधन है। इसमें आपको 1 रुपये नहीं खर्च करने हैं। और उस समय उन अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश में 4,500 SC ST हॉस्टल्स थे, जहाँ ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों फ्री में मिलता है, जिसकी क्वालिटी जैसे भी हो। उनको टूथब्रश मैंने देखा है, छत्तीसगढ़ में देखा है, अभी भी है। हाँ, ब्रश टूथपेस्ट साबुन, नहाने का साबुन, कपड़ा धोने का, सर पर रखने का तेल, बिस्तर वगैरह सब मार्केट से आता है। तो बोले हाँ ठीक है। और करीब हम 2 साल में या 1.5 साल में 80 करोड़ की खरीद हो गई। तो दलित समाज इससे नाराज़ हो गया, हरा दिया बुरी तरह से दिग्विजय सिंह साहब को। वहाँ के पॉलिटिक्स से ही गायब कर दिया उनको। हाँ, तो अगर जब हम लोगों ने वो 7 पॉइंट्स का बनाया था दलित इमेंसिपेशन फ्रंट, तो उस पर गालियाँ भी पड़ी थी। जब अपने घर पर हमने आइंस्टाइन और अंबेडकर को नज़दीक लाने के लिए हमने कहा कि दलितों को आइंस्टाइन का बर्थडे मनाना चाहिए, और लॉर्ड मैकाउले वो तो पहले कर दिया था हमने। तो आप जो है फिजिक्स की तरफ जाएं, इंग्लिश की तरफ जाएं, तो भी हमें गालियाँ खानी पड़ी। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, हम लोग कह रहे हैं आजकल एजुकेशन रोजगार को मुद्दा बनाइए, तो कहाँ कहाँ फंसा हुआ तभी गालियाँ पड़ रही। तो जो दलित लीडरशिप है, जिसमें थिंकर्स, स्कॉलर्स, MP, MLA सब लोग मिला करके जिस रास्ते पर चल रहे हैं, मैं स्पष्ट देख सकता हूं, और इसकी झलक मुझे 21 साल पहले लग गई थी कि दलित लीडरशिप और दलित जनता में टक्कर है, आमने सामने की। आप 21 साल पहले विजुलाइज कर चुके थे, तभी तो हम बैठ गए चुप। आप तो यही आरोप लगा रहे थे ना, आप 20 साल से क्यों चुप हैं, इन जब बातों पर क्यों नहीं आप चुप होके आपको क्या हासिल हो गया? हमें कुछ नहीं हासिल हुआ, गाली तो नहीं सुननी पड़ी। नहीं तो 5 साल में तो फिर क्यों एक्टिव हुए? क्योंकि आप शुरू कर दिया मुहिम, आपने शुरू कर दिया, तो मुझे में फिर से हिम्मत आई, कोई और भी तो है। तो अब आप ये बताइए कि सलाम कीजिए चंद्रभान जी को कि मेरी वजह से एक्टिव हो गए। यस, बिल्कुल सही। सच बोलने से बहुत झंझट खत्म हो जाता है। सारी बोल दीजिए तो झंझट बहुत सारा खत्म हो जाता है। झूठ बोलिएगा तो हर समय छुपाना पड़ता है, छुपाने को बहुत सारे लोग इसमें परेशान हैं। ये बात सही है। लॉकडाउन में चंद्रभान जी को फोन किया कि ऑनलाइन आइए, आप कहाँ छुपे बैठे हुए हैं। तो आप जाके देखिएगा, 20 में मैंने इनका इंटरव्यू किया था ऑनलाइन। उस समय में टेक से भी नहीं था बहुत ज़्यादा, लेकिन जैसे तैसे एक इंटरव्यू मैंने किया था इनका। जी। तो जैसे कि मसलन मैं आपको एक उदाहरण दूँ। और जो क्वेश्चनर बनाया था ना जो आपके बारे में, वो अभी भी कागज मेरे पास रखा हुआ है। हाँ, थैंक यू। तो अब ये बताइए कि किस तरह से दलित समाज ने उन सारे लोगों को निशाने पर लिया है जो दलित समाज के प्रति कुछ अच्छा सोचते थे। मसलन आज मैं एक वीडियो देख रहा था, जो आजकल राहुल गांधी ने एक बयान दिया है कि मैं राजा नहीं बनना चाहता हूँ। राजा नहीं बनना चाहता हूँ, आग से खेलने से मुझे डर नहीं लगता है। हाँ, किसी ने स्लोगन उठाया था मीटिंग में उनके कि आप राहुल गांधी को राजा बनना चाहिए। तो किसी ने नेहरू का एक स्टेटमेंट निकाला है, कोई कॉन्फ्रेंस में वो बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, मैं एक सोशलिस्ट हूँ और एक रिपब्लिकन हूँ। बाबा साहब रिपब्लिकन थे। मैं एक सोशलिस्ट हूँ और एक रिपब्लिकन हूँ, मुझे राजा नहीं बनना है। तो उस समय नेहरू इंदिरा गांधी का समाजवाद, जो भी समाजवाद था, लेकिन प्रो दलित, प्रो पुअर, प्रो ग्रामीण, उन लोगों के दिमाग में ये जहन में था ये बात थी। कितना कर पाए कितना नहीं वो अलग बात है। अच्छा, मुझे तो एक माइन्यूटली बात कह रहा हूँ, सॉरी प्रसंगवश याद आ गया कि पहले पानी पीने के लिए पहला आंदोलन था ना बाबा साहब का। और हमारे ज़माने तक जो कुआं बोलते हैं तो उसमें जात जात के हिसाब से पानी भरते थे। लेकिन एक चापाकल का लगना, आप याद कीजिए, इंदिरा गांधी के ज़माने में बहुत सारा फ्री का चापाकल सबके दरवाजे पे लग गया, हैंडपंप। बहुत सारा जाति वो चीज़ों को ख़त्म कर दिया। अपने अपने जितना जाति अपने अपने घर पे चापाकल लगा, वैसे से हैंडपंप मार के पानी पी रहे थे उसमें से। यस, तो जातिवाद को तोड़ा ना। हाँ, बिल्कुल। तो
ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स मिलके जाति व्यवस्था को कमजोर किए हैं ना। हमसे बहुत सारे कुछ लोग कहते हैं, हम यूएस में थे पिछले साल, मिस्टर प्रसाद यू डोंट नो कास्ट रीइन्वेंट्स इटसेल्फ। अरे हमने कहा हमको मत समझाइए किस तरह से किनारे कर दिया जाता था खाना खाते समय कि आप बैठिए उधर, जात के हिसाब से खाइएगा। हाँ, और आप हमको समझा रहे हैं कि जाति वैसे ही पड़ी है। तो अब ये बताइए कि जो दलित लीडरशिप है, जिसमें मैं इंटेलेक्चुअल्स, लेखक और पॉलिटिशियन सबको जोड़ता हूँ, अगर किसी को नेहरू और इंदिरा गांधी के समाजवाद और आरएसएस के हिंदू राज में फर्क नज़र नहीं आता है, तो फिर इसको आप क्या कहेंगे? आज अमृत काल चल रहा है ना, अमृत काल और नेहरू इंदिरा गांधी के समाजवाद में अगर किसी नेता, फिलासफर, थिंकर, एमपी, एमएलए को समझ में नहीं आ रहा है तो वह दलित समाज के खिलाफ हथियार लेकर खड़ा है। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि सीएम पीएम। कभी आपने पढ़ा है? ना। ना, कभी नहीं पढ़ा है, कभी नहीं कहा। कभी कहीं मैंने तो इतना पढ़ा है, नहीं देखा कहीं। वो बात कर रहे हैं गवर्निंग कम्युनिटी की, और एक्सपेक्ट करें, आगरा के भाषण में भी जो उनका है कि वो अपेक्षा कर रहे थे कि हमारे जो पढ़े लिखे लोग आएंगे अपने लोगों के लिए काम करेंगे, नहीं किया तो थोड़ा सा दुखी हैं वो उस बात से। उनको गद्दार चमचा कुछ नहीं बोला है ना, नहीं, उनकी जुबान ही ऐसी नहीं थी। उन्होंने नेहरू को, गांधी जी को गद्दार, चमचा और शैतान वगैरह बोला था क्या? नहीं, क्योंकि ही वॉज ए हाईली एजुकेटेड एंड हाईली सिविलाइज्ड मैन। वो बोलते हैं कि यस मैं महात्मा नहीं मानता। ही हैड अंग्रेज इंग्लिश टाइप एटिकेट्स। एटिकेट को क्या हिंदी में बोलते हैं आप ठीक है, समझा दीजिएगा। हाँ। नहीं, सब लोग नहीं समझ, आपका जो बहुत जो देखने वाले हैं क्या मालूम एटिकेट क्या है? जैसे आप पहने हैं और हम पहने हैं, मुझे तो जोकर बोलते हैं साहब। नहीं, अब टोपी नहीं, अब नहीं बोलेंगे। टोपी नहीं है तो बाबा साहब को तो टोपी लगाते थे। महान आंदोलन में पानी पीने की जिक्र किया आपने, कोट पहन के, कोट पहने में 48 डिग्री के टेम्परेचर में। तो जो दलित इंटेलेक्चुअल लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप और मिशनरी जो ये कैडर कैंप लेने वाले लोग हैं, ये लोग दलित जनता के खिलाफ खड़े हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम मिशन में जा रहे हैं और लोगों को जागृत कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। यही मिशन है, यही मिशन है कि जिसने भी दलितों के बारे में कुछ अच्छा सोचा है उसको गाली दो। अच्छा, ये मिशन है, ये मिशन है। तो इसीलिए जब देखिए, मैं बहुत कई बार कोई चीज़ गुस्से में कहता हूँ, लगता है मैं गुस्से में कह रहा हूँ। देखिए, किताब का प्रूफ रीडिंग चल रहा है। एजुकेशन पर तो नहीं है, एजुकेशन पर होगा तो लोग रिजेक्ट कर देंगे। नहीं, ये संसदीय लोकतंत्र पे है। अच्छा। बहुत सारा करेक्शन चल रहा है और इसमें बाबा साहब के बहुत सारे भाषण उन्होंने डाले हैं। ठीक है, अच्छा किया है। वो कहीं नहीं उन्होंने कहा है लोकतंत्र। अच्छा, ये क्या इस बात की क्या गारंटी है कि बाबा साहब के नाम पर लोग किताब खरीदने लगेंगे आपकी? मैं नहीं जानता, लेकिन अपने हिस्से का काम मुझे कर देना है। नहीं, वो तो हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, लेकिन किताब खरीद लेते हैं। हाँ, जो मैं एक पढ़े चाहे नहीं पढ़े, देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ और मैं दर्शकों को भी दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये 1936 में पहला चुनाव से पहले, प्रोविंशियल इलेक्शन के पहले, यानी वोट बेचना अपराध तो है ही, साथ ही आत्मघात भी है। 36 में कर रहे हैं। यानी अगर आप इसको एविडेंस मान लें जी, तो बाबा साहब के मन में कहीं न कहीं किसी कोने में ये बात तो थी कि दलित आत्मघात भी कर सकता है। अब देखिए, ये इलेक्शन के बाद, नहीं, मेरी बात सुनिए पहले। एकदम पहले हम एक लाइन बोल देते हैं, उसके बाद बोलिएगा। इलेक्शन के बाद बाबा साहब के 14 लोग जीते थे उस समय बॉम्बे प्रोविंस में, 14 या 17, नंबर याद नहीं है, देखना पड़ेगा। 20 अप्रैल 1938 अपने पवित्र मत बेचे नहीं, उन्हें सत्कर्म में लगाए। ये देखिए। अब चलिए,
तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं जो आपने घाती शब्द का इस्तेमाल किया बाबा साहब ने, हाँ, कहीं न कहीं उनके दिमाग में ये बात तो थी कि दलित समाज आत्मघात कर सकता है। यह बात अगर तब सही थी तो यह बात आज भी सही हो सकती है। एकदम हो सकती है। अगर बाबा साहब ने कहा था, कहाँ कहा था हमें तो अभी नहीं मिला, लेकिन कहीं न कहीं कहा होगा, ये महाराष्ट्र के लोग ज़्यादा जानते होंगे ठीक से, कि मेरे मिशन को आगे नहीं ले सकते तो पीछे मत ले जाना बल्कि कहीं छोड़ देना। तो इसका मतलब कहीं न कहीं बाबा साहब के दिमाग में ये बात, इस बात का शक तो था कि हमारे ये सब जो फर्जी लोग हैं, हमारे नाम को लेकर झंडा ढूंढ रहे हैं, ये हमारे मिशन को पीछे भी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, दलित समाज को की जो लीडरशिप है, इसको ट्रेनिंग ऐसी दी गई है। किसने ट्रेनिंग दिया है? आरएसएस ने दिया है, इस बात का कोई मेरे पास सबूत नहीं है। हिंदू कौन सी पार्टी थी? हिंदू महासभा, हिंदू जनसंघ नहीं, जनसंघ के पहले हिंदू महासभा, आरएसएस, इन्हीं लोगों ने या किसी ने भी दलित चेतना की ऐसे इंजीनियरिंग कर दी है कि जो भी इनके हित में बात करेगा उसको ये गाली देंगे। खाली बोले कि देश का राजा बनना है, वो तो अगले वाले में करिएगा। जो ये किताब आपने जो नहीं सुनिए, आपने जो बात कही है इसको एक बार थोड़ा यहाँ आना चाहिए। एक सिद्धांत तो मैं जानता हूँ कि अंग्रेज जिस भी देश में गए तो वहाँ की जो बिल्डिंग्स बनाया, जो आर्किटेक्चर, जैसे पार्लियामेंट है, कलेक्टर का बंगला है, एसपी का बंगला है, राज्य की जो विधानसभाएं हैं, इतना ग्रैंड बनाया, मंत्रियों के बंगले को इतना ग्रैंड बनाया ताकि लोगों का इससे एक आकर्षण भी रहे, आकर्षण बने और सम्मान प्राप्त हो। बाबा साहब ने ना ये कहा है बर्मा में जाके कि बुद्ध विहार ऐसा हो कि लोग दूर से ही देखे कुछ हलचल हो रहा है। उसके बगल में कॉलेज होना चाहिए, उसके बगल में स्कूल होना चाहिए, और इतनी शानदार हो। एक दूसरा जो इमारत फंड जो उन्होंने बनाया था, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने ज़मीन ले लिया था और उन्होंने कहा था कि इमारत ऐसी होनी चाहिए बॉम्बे में, दलितों की इमारत, सब जातियों का है, दलितों का नहीं है, कहीं नहीं है, ऐसी इमारत होनी चाहिए कि मुंबई में कोई भी आए, बॉम्बे में, तो उसी को देखने सबसे पहले पहुंचे कि कहाँ है दलितों का ये केंद्र। तो जो मुझे सूट बूट में गर्मी में भी चलता हूँ तो लोग मुझे जोकर कहते हैं। एक दो तो मेरे पास एविडेंस है इस बात के। नहीं, वो मैं जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। एक यूपी का बहुत बड़ा अफसर है, उसने सेल टैक्स में उसने कहा, अरे चंद्रभान जी आए थे मेरे पास और जो है 3 पीस सूट बूट जून में पहन के आए थे। तो आप जो अभी कह रहे थे मेरे लिए एकदम आज एक लर्निंग ये पॉइंट है। आखिर राजा महाराजा क्यों अलग किस्म का ड्रेस पहनते, चवर और ये सब पूरा उनका रहता हाँ, ये सब पालकी और बहुत सारा सर पर बड़ा सा मुकुट पहनते थे, ये पहनते थे, तरह तरह के। क्यों राजा महाराजा इस तरह का ड्रेस पहनते थे जो आप अभी बताए हैं, जिससे जो मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया। नहीं, उसका एविडेंस हम देंगे, उसका कारण भी देंगे। नहीं, वो तो भाई सब राजा इंडिया में हो, तो उसमें हायरार्की था कि जो महाराजा होगा क्या पहनेगा, राजा होगा क्या पहनेगा, उपराजा होगा क्या पहनेगा। क्वीन एलिजाबेथ मुकुट पहनती थी ना। हाँ, तो बाबा साहब ने भी उसी हिसाब से सूट बूट इन्वेंट किया अपने लिए। पर उनके फॉलोअर्स क्या सूट बूट पहनते हैं? नहीं, सूट बूट तो हम भी नहीं पहनते। हाँ, तो आप तो बिहार हैं, क्या तो मान लीजिए बिहार में लोग नहीं पहन पाते हैं सूट बूट। अच्छा। अरे आपके यहाँ तो सब लोग सूट बूट पहन के घूमते हैं। तो ये लेकिन सुनिए सर, ये शर्ट का थोड़ा कपड़ा थोड़ा छुइए, गर्मी लग रही है। ये सबसे महंगा शर्ट में से है। हाँ, तो कहिए मालूम होगा जब तक टाई नहीं रहेगी इस पर। नहीं, और ये देखिए, इसका अपना स्टाइल है ना। अच्छा, बिहार के हिसाब से ना। और ये छू के देखिए। हाँ, बहुत कुछ हो रहा है इसमें, सनसनी आ रही है। आपको क्या लग रहा है? अब कोट से कम महंगा नहीं है सब। अपना अपना स्टाइल है ना। हाँ, हम कुर्ता ही पहनते तो सबसे महंगा कुर्ता पहनते हैं। हाँ, तो ये तो होना ही चाहिए। तो ये बात जो आपने कहा है कि राजा महाराजा क्यों तमाम तरह की से पहनते थे। हाँ, वो शरीर से हम समझते वजन से दब जाता रहा होगा, अनकंफर्टेबल महसूस करता होगा तभी पहने रहता। हाँ, वैसे ही
डिग्री भी बहुत सारी लेनी पड़ती है। हैं? तो दलित लीडरशिप और आम दलित के बीच यह संघर्ष का दौर है। चलिए चंद्रभान जी और conclude जब कर रहे तक हैं। दलित जनता अपनी इस लीडरशिप को ओवरथ्रो न करे, तब तक जो न्यू लीडरशिप, इंटेलेक्चुअल लीडरशिप चाहिए। के बगैर जो है नया रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है। उसके बगैर अम्बेडकर बाद फिर से खड़ा करना बड़ा मुश्किल लगता है। चलिए शुक्रिया चंद्रभान जी। और ये किताब का थोड़ा प्रचार भी कर दूं। पहला पिछली बार दिखाया था शिक्षा के सवाल, और ये अम्बेडकर और संसदीय लोकतंत्र, राजपाल एंड संस से आएगी। उम्मीद करता हूँ 25 नवंबर को इसको लॉन्च करूँ। और बहुत सारी बातें जो मैं कहता हूँ ना, एक्चुअली ये किताबें सब अम्बेडकर नामा से निकली है। बिल्कुल, आपका प्रयास है, अथक प्रयास है। और इसमें बहुत सारी चीज़ सीखने को मुझे मिला, एजुकेशन को लेकर, रोजगार को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर, कल्चर को लेकर, तमाम तरह के मसले हैं जो मैंने सीखा है इन किताबों से। और इसलिए मैं आपके साथ इतना कॉन्फिडेंस के साथ बात अपनी साझा कर पाता हूँ। शुक्रिया, देखते रहिए।